कर सकते हैं, स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के सेशन में हम उस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली हम क्या नेम है और किस टीएलडी के साथ उसकी वेबसाइट मौजूद है। ये यूनिस्वैप है, इसको अगर आप खोलते हैं तो आपके सामने ये उनका एक आ जाता है। ये बुनियादी जो एक सबसे पॉपुलर और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सचेंज है, और सबसे बड़ी आप एक्सचेंज कह सकते हैं इसे। बेसिकली ये इथेरियम ब्लॉकचेन, ये इथेरियम बेस्ड जो टोकन्स हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए जो ये यूनिस्वैप जो है वो इस्तेमाल होती है। अब ये बेसिकली जो है वो लॉन्च कर रहे हैं अपना वर्जन 3 नेक्स्ट मंथ। तो ये उनका ऐड आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूज यूनिस्वैप आपको नजर आ रहा होगा राइट पे। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सचेंज खुल जाएगी। ये आपके पास एक्सचेंज आ जाती है। इसका जो आपके पास इंटरफेस है ना वो बड़ा सादा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। कोई आपके पास उस तरीके से जो है जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें वैसा नहीं होता। सिंपल क्या करना होता है, यहाँ से राइट साइड पे आपके पास कनेक्ट टू अ वॉलेट, क्योंकि आपने जब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे जाना होता है तो आपने फंड उनके पास रखना होता है। जबकि आप जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम कर रहे होते हैं तो फंड आपके पास खुद होते हैं, आप अपने पास जो है वो फंड रखते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो बंद हो भी जाए तब भी ट्रेडिंग नहीं रुकेगी। अब बात समझ आ जाएगी आपको कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसको आप बैन नहीं कर सकते किसी जगह पे, इसकी ट्रेडिंग तक बैन नहीं हो सकती। आप क्या करें, अपना सारा फंड अगर कोई एक्सचेंज किसी जगह पे बैन हो गई है तो आप ये कर सकते हैं कि अपना सारा फंड अपने प्राइवेट वॉलेट में मुंतकिल करें, और उसको इस तरह की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर यूज करके आप उससे ज्यादा जो है आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होती हैं जितनी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होती हैं, उससे कई गुना ज्यादा ऑप्शंस आपके पास ये डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंजेस होती हैं, डेक्सीज हैं, इन पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे अगर फर्ज करें 100 टोकन है तो यहाँ पे 800 टोकन अवेलेबल है। हाँ, थोड़ी सी आपको इसमें प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए होती है, थोड़ी सी टेक्निकल महारत इस पे चाहिए होती है, लेकिन आप जब वो सीख जाते हैं तो आपके लिए इस पे काम करना ज़्यादा आसान होता है। और जो हम बात करते हैं ना डी फाई की, तो बेसिकली डी फाई जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो डी फाई बेसिकली यही कुछ है। तो डी फाई की एक समझ लें कि आपके पास एप्लीकेशन की सूरत में ये सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, मौजूद है कि अगर हमारे पास जो फंड है वो हमारे अपने वॉलेट में हो तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अकाउंट बनाए, बिना किसी उसके ऊपर अपना जो है केवाईसी या वेरिफिकेशन करवाए, बिना किसी जो है उसमें रेगुलेटेड अथॉरिटी को और दीगर को जवाबदेह होने की बजाय हम सिंपल इसके ऊपर जो है अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं। इस पे आपको कोई इस तरीके से अकाउंट और वो चीज़ें नहीं होती। जस्ट आपने क्या करना होता है, अपना आपने कनेक्ट आउट टू अ वॉलेट, आप अपने जो वॉलेट को कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारे पास ये वॉलेट जो है वो सपोर्ट करते हैं। मेटामास्क बुनियादी तौर पे एक वॉलेट जो हमने कल बात की थी वो इसके ऊपर इस्तेमाल होता है। और मेटामास्क जो मैंने कल 3 वॉलेट्स की बात की थी उसमें से जो 2 हैं, एक मेटामास्क था और एक ट्रस्ट वॉलेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हम जो ये आज का जो सेशन जो है वो सारा ओवरव्यू जब हम खत्म कर लेंगे तो हम जब मजीद शिफ्ट होंगे तो हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर जाने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा पहले से एक सीरीज चल रही है उसके ऊपर जाएंगे। तो इसको हम तफसील के साथ इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, इसको यूज़ करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे इसके थ्रू, इस पर फंड ट्रांसफर करेंगे लाइव। तो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट ये दोनों हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आइंदा। और इसमें आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप कहते हैं ना कि एक कॉइन लॉन्च होता है, वो अभी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लॉन्च नहीं होता, यानी उस पर लिस्ट नहीं होता अभी। तो वो इन एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद होता है, और वो आपको जो 50x और 100x वाले जो कॉइन्स होते हैं ना वो यहाँ पे मिलते हैं आपको। जितना भी उसमें आपको रिस्क भी होता है, लेकिन आप थोड़ा सा फंड लगा के उसको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक, बस कॉइन्स ने इससे भी ज़्यादा 100x तक भी दिया है थोड़े से टाइम में, 1-2 माह के अंदर। तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शंस मिलती हैं। और पिछले साल इसका 2020 में D5 का एक बहुत बड़ा बूम था जो अभी तक कायम है किसी हद तक, लेकिन उस वक्त लोगों ने यहाँ पे $1,000 से $1 मिलियन तक, $2 मिलियन तक कमाए। तो वो एक साल के अंदर इस तरीके से अगर आपने इसके ऊपर फुल फोकस करके काम किया हो तो लास्ट ईयर लोगों ने पैसे कमाए हैं। जितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, पूरे का पूरा फंड डाल दिया,
वो कह लें कि बाई चांस या बाई लक उनकी जो उसको 50x 100x में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया। तो इसको हम इस पे जो है हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, बल्कि शायद नेक्स्ट वीक जो हमारा सेशन होगा उसमें ये शामिल होगा। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, चूंकि मेरे पास इस ब्राउज़र पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटामास्क को यूज़ करना जो रेकमेंडेड है वो बुनियादी तौर पे लैपटॉप के ऊपर यानी अपने पीसी के ऊपर यूज़ करना है। आप जो ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं वो गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम की आप एक्सटेंशन जो है उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप उस एक्सटेंशन के थ्रू ऑटोमेटिकली जो है इसको कनेक्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे इंस्टॉल मेटामास्क आ रहा है ना, तो अगर आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, इसकी ब्राउज़र एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होगा, तो जस्ट आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपका मास्क जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा और जो उसमें फंड होगा वो सारे का सारा इसके साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपके पास इथेरियम पड़े हैं तो यहाँ पे इथेरियम शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें कि इसमें क्या होता है, स्वैपिंग होती है। बुनियादी तौर पे ये क्या काम करती है, स्वैपिंग करती है कि आपके पास इथेरियम टोकन है, ठीक है, इथेरियम है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जितनी मिकदार में इथेरियम होंगे तो आप उसको किस टोकन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ से जस्ट आप उसको फर्ज कर लें ये इंजन टोकन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या आप उसको किसी भी टोकन का नाम ले लें, आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यूएसडीटी को उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो तमाम के तमाम जो कॉइन्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं अभी लिखता हूँ तो वो यहाँ पे रेट आ जाएगा, चूंकि अभी कनेक्ट नहीं है, वॉलेट कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे बताएगा कि कितने इथेरियम आपने बेचना चाह रहे हैं। आप अपनी अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं, जी मैं एक इथेरियम बेचना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो उसका रेट होगा उसके मुताबिक जो है वो आपके पास जो करंट रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक आप जस्ट ये देख लें आपके पास वो रेट आ गया कि एक इथेरियम जो है वो इतने 1 इंच के बराबर है, ठीक है। वो एस्टिमेटेड जो है वो आपको बता रहा है कि इस वक्त इसकी प्राइस ये चल रही है। आप कनेक्ट वॉलेट करते हैं, क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से टोकन आपको आपके वॉलेट में मुंतकिल हो जाता है। तो ये बेसिकली डेक्सिस का काम है। ये होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और इस पे आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन जो नए लॉन्च होते हैं, छोटे छोटे टोकन्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं, वो आपको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं मिलते और वो उस वक्त बहुत थोड़ी लोगों की नज़र में होते हैं और बहुत कम जो है उनका वॉल्यूम होता है और बहुत सारे कम लोग उसको उस वक्त खरीद रहे होते हैं। तो आप उस वक्त तक उसको होल्ड करते हैं अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो 1-2 महीने के बाद किसी बड़ी जब एक्सचेंज पे लॉन्च होता है तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है उसकी, तो उसकी वजह से आप समझ लें कि आपको प्रॉफिट जो है हो जाता है। आप एक्सचेंज होने से उस बड़ी एक्सचेंज पे लॉन्च होने से थोड़ी देर पहले जो है उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आते हैं। तो इस सारे सिस्टम के अंदर सबसे बुनियादी बात यह है कि आपके फंड के मालिक आप खुद हैं। आपका फंड किसी एक्सचेंज के ऊपर पड़ा नहीं होता। यूनिस्वैप बंद हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि आपका कनेक्ट जो आपका जो वॉलेट है, फंड आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है। आप यही वॉलेट जो है, एक मैं दूसरी साइड लिखने लगा हूँ जो हमारे पास काफ़ी मशहूर है और वो अगर आप देखें वो उसका नाम है पैनकेक, पैनकेक स्वैप, ठीक है जी। ये पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस, अब जाहिर बात है पहले डॉट ओ आर जी इसकी टीएलडी थी, अभी फाइनेंस है, तो ये चीज़ें ज़रा याद रखनी होती है। थोड़ी देर के बाद आप जब इसको अपना जो है यूज़ करने लग पड़ते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों का बारे में अंदाज़ा हो जाता है। शुरू में आपको थोड़ा सा मसला होता है लेकिन बाद में कोई ये मसले ख़त्म हो जाते हैं। इसका भी अगर आप देखें तो बात वही है, ये इसका जो आपके पास इंटरफेस आ रहा है ना वो थोड़ा सा कह लें कि थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, लेकिन काम वैसे ही होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ये देखें कनेक्ट करते हैं आप यहाँ से, वही आप यहाँ पे ऑप्शन ज़रा ट्रस्ट वॉलेट की भी है, क्योंकि ये ट्रस्ट वॉलेट को भी सपोर्ट करता है, मेटामास्क को भी करता है, ट्रस्ट वॉलेट को भी करता है। यहाँ से आप क्लिक करते हैं ट्रस्ट वॉलेट, चूँकि मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए वो कह रहा है कि एरर दे रहा है आपको। जब इंस्टॉल होगा ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, एक्सचेंज पे आ जाते हैं। तो एक्सचेंज का जो आपके पास वही देखें बिल्कुल सेम खुल चुका है ना वहाँ पे। स्वैप का मतलब ये होता है एक्सचेंज करना, यानी एक के बदले दूसरा, दूसरे के बदले पहले वाला लेना, यानी इसको हम स्वैपिंग कहते हैं। तो यानी अगर हमारे पास एक कॉइन बीएनबी है, इसके एवज हम क्या ले रहे हैं, इसके एवज हम कोई दूसरा कॉइन ले रहे हैं, और दूसरे कॉइन के एवज हम बीएनबी ले रहे हैं या कोई भी ले रहे हैं,
तो ये बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा ये यूज़ इसलिए होती है बिगिनर्स के लिए भी, लो फंड वालों के लिए भी। यूनिस्वैप जो है इस वक्त रिकमेंडेड नहीं है अभी की तारीख में, क्योंकि उस पर जो ट्रांजैक्शन की फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपके पास फंड जो है वो $1,000 या $2,000 से कम है तो उस पर जाने का वो खास फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि $60-70 आपकी फ़ी कट जाती है। तो उसके अलावा बाज़ औक़ात ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो आपके जो पैसे हैं वो कट जाते हैं, ठीक है? फीस की मद में वो वापस नहीं होते। वो चूँकि आपने ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश की, तो वो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए वो काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास $100, $50 या $200 का आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो यूनिस्वैप आपके लिए नहीं है, बल्कि यूनिस्वैप की बजाय पैनकेकस्वैप आपके लिए है। पैनकेकस्वैप में आपके पास जो फ़ी है, वो अभी तक सेंट्स में है। ट्रांज़ैक्शन की फ़ीस डॉलर में भी अभी नहीं आई, बल्कि ये 11-12 सेंट से लेके 35-40, 35-40 सेंट्स तक जो है वो अभी तक देखी गई है। शायद थोड़ी सी बढ़ भी जाए, लेकिन अभी तक डॉलर नहीं हुई। तो इस पे आप $100, $50 की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इवन के $10 की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने अगर कोई टोकन इससे लेना है। तो इस पे आजकल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं, ठीक है? तो इनके नाम ज़रा इसी तरह के हैं, पैनकेक स्वैप, बर्गर स्वैप, ठीक है? सुशी स्वैप। तो वो ज़रा इसमें वो ऐसे मसला नहीं है कि ये कोई छोटी कंपनीज़ हैं या मज़ाक है या कोई मीम है। बेसिकली ये आपका जो पैनकेक्स ये नाम इसी तरह के इसी ट्रेंड में चलना शुरू हो गए। तो दूसरी बात ये है कि इसके अंदर और बड़ी सारी ऑप्शन है, जो उसको हम वक़्तन-फ़वक़्तन जो है इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। पैनकेकस्वैप जो है वो सबसे पहले हमारा हम चूँकि यूनिस्वैप पे कुछ नहीं करेंगे, पैनकेकस्वैप पे ही स्टार्ट करेंगे और उसमें फार्मिंग और बाद में हम जो इसमें एलपी टोकन्स के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। इसमें अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, ठीक है? किसी जो आपके पास कोई एसेट है, लाइक इनका जो टोकन है उसका नाम केक है, ठीक है? केक आजकल बड़ा ऊपर जा रहा है। ये सिर्फ़ चंद दिनों के अंदर ये तकरीबन इसने 100% तक दे दिया है, क्योंकि इसकी आजकल हाइप क्रिएट हुई हुई है। बहुत सारे लोग जब इसके ऊपर ट्रेड करने आएँगे, तो वो ज़ाहिर बात है केक टोकन के साथ आएँगे। केक टोकन जो है उन्होंने इस पे स्टेक करने होते हैं, तो इस वजह से वो केक टोकन की जो डिमांड है वो बढ़ती है। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़ाहिर बात है प्राइस के अंदर इज़ाफ़ा होगा। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बीएनबी की और पैनकेकस्वैप की इसीलिए बढ़ी है। बीएनबी आज 500 के करीब पहुँच गया, $500 को टच करने वाला है, शायद कर भी चुका हो। लेकिन ये है कि ये जो केक की जो प्राइस है आज, वो अच्छी खासी पहुँची है। ये देखें 492 तक चला गया बीएनबी। तो वजह यही है कि यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा है ना। जितना किसी कॉइन का यूज़ केस होता है, आपको पता चल जाता है कि यूज़ केस बनने वाला है। तो इसलिए अगर आपके पास पहले से केक मौजूद हैं और आप उसको होल्ड कर सकते हैं, तो उसको होल्ड करें। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा फंड है और आप इसमें प्रॉफ़िट लेना चाह रहे हैं, तो जब थोड़ा-सा ऊपर जाए प्रॉफ़िट लें, थोड़ा-सा नीचे आए तो हम उस डिप में बाय कर सकते हैं। और इसकी एक टेक्नीक भी होती है जो तकरीबन 80% तक कामयाब होती है। अभी तक तो इतनी जो है वो कामयाबी मिल जाती है थोड़ी-सी आपको मेहनत के साथ। वो ये है कि आपको पता चल जाता है कि ये नीचे कब आने वाला है। कुछ हमारे पास कुछ लॉन्चिंग पैड्स होते हैं, जिस पे कोई अगर बड़ी हाइप वाला कोई टोकन या कोई आईडीओ लॉन्च होने वाला होता है, तो फिर उस वक़्त क्या होता है कि आप को पता चल जाता है कि ये अभी अगले 1-2 दिन तक इसकी हाइप या इसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो प्राइस ऊपर जाएगी, तब आप खरीद के रख लेते हैं और जैसे ही उसकी स्टेकिंग का पीरियड वो आपको सिखाएँगे कि किस तरह चेक करते हैं। वो स्टेकिंग का पीरियड या उसका लॉन्चिंग डेट करीब आती है, तो उससे थोड़ी देर पहले आप अपना प्रॉफ़िट बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त लोग फ्री होंगे, उनके पास वो वापस आ जाएँगे जो उन्होंने स्टेकिंग की हुई है या उन्होंने कन्वर्जन करनी होती है। तो हर शख्स बेचने की तरफ जाएगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि प्राइस नीचे को आएगी। तो ये एक आपकी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ का मैंने 2 बड़ी एक्सचेंज का नाम आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी एक्सचेंजेज़ मौजूद हैं। जी, जस्ट आप ये देखें, जिनकी आजकल इनके और हर एक एक्सचेंज का जो है वो अपना टोकन होता है, ठीक है? ये आपके पास एक्सचेंज है, सुशी स्वैप, ठीक है? उसके बाद एक बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है जो इसके यूनिस्वैप के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, अभी भी है, लेकिन अभी पैनकेकस्वैप भी आ गए। तो वो उसका नाम वन इंच एक्सचेंज है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने आपको कहा था कि सारे का सारा तरीकाकार एक ही है।
डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर जाने का तरीकाकार एक ही है। तो इसमें टोकन्स और आप मल्टीपल कॉइन्स या जो भी है वो कर सकते हैं। अब टोकन और कॉइन में मैंने कहा था कि फर्क होता है। टोकन जो होता है बुनियादी तौर पे किसी ब्लॉकचेन के उसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, बल्कि वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर आता है। ठीक है, जैसे इथेरियम की अपनी एक ब्लॉकचेन है, तो इसके ऊपर टोकन आएंगे। जैसे यूनिस्वाप है या दीगर इस तरीके से जो टोकन है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। जैसे यूएसडीसी है, यूएसडीटी भी इसी की ब्लॉकचेन के ऊपर है, लेकिन वो एक से ज्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर भी टोकन हो सकता है। लेकिन वो उसे हम टोकन कहते हैं टेक्निकली। और जो अपना नेटिव ब्लॉकचेन के साथ आता है, जैसे बीएनबी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, या इस तरह के आपके पास रिप्पल है, ये अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, तो इनको हम कॉइन कहते हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है टोकन और आपका जो कॉइन है उसके अंदर बुनियादी फर्क ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है हमेशा कॉइन ज्यादा आपको प्रॉफिट देता है, बात वो जरूरत की बुनियाद पे होता है, यूज केसेस की बुनियाद पे होता है। तो ये आपने सिर्फ इतना भी फिलहाल समझ लें कि टोकन और कॉइन को हम जो थोड़ा सा आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो इस बुनियाद पे करते हैं। तो बहुत सारे जो कॉइन्स हैं, बल्कि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कॉइन्स जो हैं वो, सॉरी, टोकन जो हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। हर दूसरा तकरीबन टोकन इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। तो उसको हम कहते हैं ERC20 टोकन। ठीक है, ERC20 टोकन बुनियादी तौर पे जहाँ पे ERC20 टोकन लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि ये वाला जो टोकन है, जिसको या ये वाली जो करेंसी आप समझ लें आसान लफ्जों में, ये जो करेंसी है ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जैसे अ, आप देखें, ये बड़े अपने इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, पोल्का डॉट की भी अपनी ब्लॉकचेन है। बल्कि ये तो ब्लॉकचेन के अंदर नई चीजें लेके आ रहे हैं। कार्डानो जो है वो पहली थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन मानी जाती है। तो उसके अलावा इसमें ये ज्यादातर जो है ट्रोन की अपनी ब्लॉकचेन है। ठीक है, इस तरह बड़ी ये तो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये यूनिस्वाप है, इसके ऊपर लिखा होगा कि ये क्या है, यहाँ पे टैग लगा होगा, ये टोकन है। ठीक है, और कौन सा टोकन है वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं किसी तरह। अगर इन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले पेज पे नहीं दी हुई, आप चेक वैसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सर्च करके इसकी पेपर को जो है वो खोल के इसकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लेके कि ये देखिए ये लिखा हुआ है ERC20 टोकन। ठीक है, ERC20 टोकन का मतलब ये होता है, जहाँ पे भी ERC20 टोकन, इसका मतलब है कि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। ओके, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा इसके बाद जो हमने चीज़ों को डिस्कस करना था वो ये है कि स्टेकिंग क्या होती है, जो मैंने 2-3 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किए, स्टेकिंग, लेंडिंग या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, क्या होती है ये सारी चीज़। बेसिकली हमारे पास जो जब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आ गया, तो फाइनेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है उसके अंदर आप जो है वो बारो करते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर आप जो है किसी को कर्ज देते हैं, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट के लिए अपना, जिस तरह हम जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं वो करते हैं। और मतलब इसके अलावा इंश्योरेंस के मामला आते हैं जो हमारे इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि डिसेंट्रल फाइनेंस में ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद है। इंश्योरेंस भी मौजूद है डिसेंट्रल फाइनेंस के अंदर। आपके पास लेंडिंग का ऑप्शन मौजूद है, यानी अगर आपने किसी को, आपके पास पैसे इजाफी पड़े हैं, लाइक आपके पास बिटकॉइन जो है वो, आपके पास एक बिटकॉइन पड़ा है और आप चाह रहे हैं कि मैंने इसको 2-3 साल तक इस्तेमाल नहीं करना, तो आप क्या करते हैं कि आप लेंडिंग वाली वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे लैंडिंग वाली वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और आप वहाँ जाके ये अपनी इसको कुछ देर के लिए, जितने अरसे के लिए, या आपको जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके ऊपर आप स्टेक कर देते हैं या उनको लैंडिंग के लिए दे देते हैं। तो उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप बारो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अपने चाहते ही हैं कि मेरे पास बिटकॉइन है, तो मैं बिटकॉइन को एज ए गारंटी रख के तो मैं USDT ले लूँ, लेकिन मेरा बिटकॉइन वहीं पे रहे और मैं उसके मुताबिक उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करता रहूँ, जो अमूमन हम बैंक्स वगैरह के साथ करते हैं और ये सारे मामला होते हैं। तो ये काम ऑलरेडी चल चल रहे हैं और बहुत बड़ी जो है आप कह लें कि उसमें चल रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आवाज़ ठीक है?
अभी आवाज ठीक है? ओके, ठीक है। मैंने असल में स्क्रीन जो शेयरिंग है वो थोड़ी देर के लिए पॉज की है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जिस तरह हमारे पास ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, और मल्टीपल ऑप्शन क्या होती है कि आप बारो कर सकते हैं या किसी को कर्ज दे सकते हैं, यानी हम जिसको फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं, कि आप बैंक में रख के उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए भी ये जो है इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में भी वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इंश्योरेंस तक आ चुकी है इसमें। आपके पास जो है लेंडिंग का ऑप्शन आ चुका है, बारो का ऑप्शन आ चुका है। आप अपने कॉइन्स किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाके जो है, जिस तरह हमारे पास कंपाउंड फाइनेंस है, एक वेबसाइट है जो ये सारे मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। कंपाउंड फाइनेंस जो है वो ये काम जब उसने, वो काफ़ी पॉपुलर है इस मामले में। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का आप समझ लें कि बैंक है एक लिहाज से। तो ये आपके पास स्क्रीन शो जो है वो शो हो रही है, ठीक है। आप ये देखें कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि $16 बिलियन से ज़्यादा जो है वो आपके पास जो अर्निंग है वो इन्होंने कर ली है। ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके ये सारे के सारा इनके सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कि इसको अगर आप स्टेक करते हैं तो ये प्राइस मिलती है। ये तो अभी सॉरी प्राइस दे रहे हैं कि टोकन की प्राइस क्या है। इसके बाद इसकी हमारे इनके पास जो कितनी सप्लाई है इनके पास, कितना बारो जो है वो दे चुके हैं ये, ठीक है। $6 अरब तक की वॉल्यूम, यानी ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं। सिर्फ 24 आवर में इनकी जो सप्लाई है 110 मिलियन है, 24 आवर में बारो का वो जो वॉल्यूम है वो $23 मिलियन है। तो ये आपको जो दे रहे हैं चीज़ें, ये आप सबका जो है नाम, ये कंपाउंड डॉट फाइनेंस के नाम से मैंने बताया, ये कंपाउंड डॉट फाइनेंस, ठीक है। तो कंपाउंड डॉट फाइनेंस इनका अपना टोकन भी है, COMP के नाम से, कंपाउंड के नाम से। तो यहाँ पे ये रेट दे रहे हैं कि हम कितने परसेंट तक जो है वो दे रहे हैं प्रोवाइडर को, कितने परसेंट तक ले रहे हैं जिनको हम आगे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो वन बाय वन एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इनका हमें अभी फ़ायदा नहीं है कि, और ना ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए इसका यूज़ केस सिर्फ इतना ही है कि हमें पता हो कि चल क्या रहा है, ठीक है। हमें पता होगा कंपाउंड नाम की कोई चीज़ मौजूद है, मेकर कुछ है, ठीक है। मेकर भी एक इसी तरह की एक जो है वेबसाइट है, वहाँ से भी आप देख सकते, उसका भी टोकन जो है मैं आपको वो भी खोल के दिखा देता हूँ। एक मिनट। जी, ये मेकरडाओ जो है इनका देखिए, इनके पूरा एक आपको ये सोल्यूशन देते हैं मल्टीपल इस तरह की चीज़ों का, जो मैंने अभी आपको बताया। makerDAO.com के नाम से इनका है, ये इनका एक जो सिंबल है, इनका लोगो है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनका जाके क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इनके पास, क्या इकोसिस्टम है इनका। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत बड़ी एक दुनिया है, बहुत वसी एक जो है वो दुनिया है, जिसमें जो जिसको हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं, जिसकी बुनियाद जो है वो स्टार्ट बेसिकली ब्लॉकचेन से हुई। फिर ब्लॉकचेन में बहुत सारी जो है इनोवेशन आई, और उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। जो हमारे इस कम अज़ कम सेशन के स्कोप से बाहर हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, चूँकि हमारे पास वक्त भी कम है और हमने इनका सिर्फ ओवरव्यू और इन चीज़ों को देखना था। तो ये बताना मकसद ये है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर स्टेकिंग कैसे होती है। मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि स्टेकिंग क्या हो सकती है और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है स्टेकिंग का, ठीक है। तो स्टेकिंग जो है बुनियादी तौर पे आप अपने कॉइन को, या आपके पास जो अपने एसेट्स होते हैं उनको किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर स्टेक कर देते हैं और उससे आप अर्न करते हैं। उसमें मल्टीपल टाइप की जो है वो अर्निंग होती है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट मिलता है। कुछ आप जो है वो स्टेक करते हैं, ब्लॉकचेन का जो पार्ट बनते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं कि
बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, बहुत सी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती हैं, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे काम करती हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक अलायंस पे काम करती हैं। तो वो उसके ऊपर जाके आप अपने कॉइन्स को या अपने एसेट्स को स्टेक करते हैं। अब ये मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इस हवाले से थियोरेटिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना निस्बतन आसान है। जैसे आपको जितने कॉइन्स हैं, इवन बिटकॉइन भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बिटकॉइन की बुनियादी टेक्नोलॉजी जो है अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं होता, आप जस्ट बाय एंड सेल कर सकते हैं उसको। ठीक है, प्राइस तो सबको पता चलता है ना, वो तो अगर आपका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है तो आपको पता चलता है, आपका ताल्लुक प्राइस के साथ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए चलना चाह रहे हैं और उसको अगर आप मजीद सही तरीके से सीखते हैं, तो जारी बात है आपका प्रॉफिट भी या आपका जो इसमें फायदा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप नुकसान से बचते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप कुछ फायदा हासिल कर रहे हैं तो आप अभी भी को 5-10% लोगों में से हैं, वगरना जो 90% के करीब हैं, इससे भी शायद ज्यादा लोग जो हैं वो क्रिप्टो से पैसा नहीं बना पाते। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्हें बेसिक और फंडामेंटल्स जो एनालिसिस है या बेसिक चीज़ों का ही अंदाज़ा नहीं है, और वो कोई भी कॉइन उठा लेते हैं, ठीक है, जिसको वो देखते हैं और वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि एक्सचेंजेस के ऊपर किस तरीके से जो है वो काम होता है, और वो अच्छा प्रॉफिट या बाज़ औक़ात बल्कि लॉस में चीज़ें जो है वो अपनी अपने एसेट्स को सेल कर जाते हैं, या उनको समझ नहीं आती कि इसको हम मैनेज कैसे करें, किस वक़्त बेचना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं है। तीसरी बात ये है कि वो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो उन्हें चूँकि फंडामेंटल्स का इल्म नहीं होता और इस तरह टेक्निकल एनालिसिस का भी इल्म नहीं होता, तो वो कॉइन खरीदते ही तब हैं जब वो ऑल टाइम हाई पे चला जाता है। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाएगा, जब उसकी ऑल टाइम हाई पोजीशन आएगी, तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, कॉइन खरीद लेते हैं और उसके बाद डंप आ जाता है, और बाज़ औक़ात जो है वो कॉइन अपनी पहली पोजीशन पे वापस जाता ही नहीं है, या जाता है तो बहुत ताख़ीर से जाता है। उनका पूरे का पूरा जो सीजन है वो ज़ाया हो जाता है। जैसे आपको मैं एक मिसाल दूंगा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को ज़रा साइड पे करें। आप रिप्पल की बात ले लें, रिप्पल जो है वो एक अरसे तक तीसरे नंबर की करेंसी रही है। अब आके बीएनबी वगैरह ने इसको ओवरटेक किया, कार्डानो ने ओवरटेक किया था, लेकिन रिप्पल बहुत अरसा शुरू से तीसरे नंबर पे ये करेंसी रही है, सबको पता है, और इसकी बड़ी बड़ी बैंक्स के साथ पार्टनरशिप रही है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके साथ इसकी पार्टनरशिप रही है। और 2018 में ये $3 के करीब जो है इसकी प्राइस जो ऑल टाइम हाई रहा है, वो अभी तक दोबारा 3 साल के बाद भी, 4 साल के बाद भी उसने दोबारा उसको टच नहीं किया, वहां तक दोबारा नहीं जा सकी। तो आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा लें कि अगर आप बिना सीखे अगर कुछ कमा रहे हैं तो वो बुनियादी तौर पे एक लॉटरी है, आपकी लक है, एक तुक्का लग गया आपका, आपने कमा लिए हैं, वो अच्छी बात है, डबल हो गया वो कॉइन। तो लेकिन अमूमी तौर पे यहाँ पे बिना सीखे कमाना मुश्किल भी होता है, बल्कि आप अपने सारे के सारे पैसे ज़ाय कर लेते हैं। तो इसलिए ये बड़े ध्यान के साथ इस चीज़ को अगर डेप्थ में सीखते हैं तो उसका फ़ायदा ही होता है। और ये वो चीज़ें हैं जो जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, या जो सिग्नल बनाते हैं, या जो बहुत पुराने इसमें हैं, वो इन चीज़ों में होते हैं, तो वो अपने बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताते जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है? क्योंकि एक तो वजह ये होती है कि वो अपने प्रॉफ़िट में शायद शेयर नहीं करना चाहते, आपको चीज़ों को बताना नहीं चाहते। जितने ज़्यादा लोग इस काम में आते हैं वो फिर जो प्रॉफिट शेयर है वो तकसीम हो जाता है। एक चीज़, द सेकंड थिंग इज़ कि वो इसके अलावा इसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है। लोग सीखने से पहले इसमें कूदने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना लॉस कर बैठते हैं और सारे का सारा ब्लेम उनको देते हैं। मैंने भी अपने पूरे सेशंस जो हमने किए हैं, आज पहली दफ़ा डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस को टच किए थोड़ा-सा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, टेक्नोलॉजी का आपको कम से कम बेसिक चीज़ों का नहीं पता, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। उल्टा आप जो है वो अपना फंड जो है वो ज़ाया कर लेते हैं। तो इसलिए स्लो चलते रहें, और अगर जितना बेसिक और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लॉकचेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सीखने को मिल जाए, तो ये बहुत बेहतर है। अब मैं आपको आसान सा एक तरीका बताता हूँ। मैं ये बाइनेंस खोलने लगा हूँ आपके सामने, मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट मेरे पास, जी, ये आपके पास मैं एक, अभी आपके पास स्क्रीन जो है वो
शेयर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हैं, ये मेन्यू जो बार है इसके ऊपर फाइनेंस के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे आप जाते हैं, सॉरी, जी फाइनेंस के ऊपर जाते हैं तो पहले नंबर पे लिखा होता है बाइनेंस अर्न, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आप में से किसी बंदे ने इससे फायदा उठाया तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं उठाया तो दोबारा देख लें आप। ये जब फाइनेंस बाइनेंस अर्निंग के ऊपर जाते हैं ना आप, तो आपके पास ना यहाँ लॉन्च पूल आता है। ये बाकी सारी चीज़ों को फिलहाल छोड़ दे, खुद एक्सप्लोर करें, जरूर करें, इनको सबको पढ़ें, इनकी सारे डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, इनको देखें क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फिक्स के ऊपर क्या रेट है, स्टेकिंग किस तरह होती है, वगैरह वगैरह। आपको किसी थर्ड पार्टी के ऊपर जाने की, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बाइनेंस जो है वो इस हवाले से सबसे बेहतरीन जो है वो एक्सचेंज है कि आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी देती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी चीज़ें देती है आपको, ठीक है। अभी ये देखें कि ये बिटकॉइन के ऊपर तकरीबन, अच्छा ये फिक्स नहीं है, ये 1.2% जो है वो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, और उसके बाद यूएसडीटी के ऊपर इतना दे रहे हैं, ये ईयरली है, ठीक है। ये आपके पास एनुअल जो है आपका रेट होता है, जो एनुअल आपके पास प्रॉफिट यील्ड जो होती है बेसिकली, ये वो है, ठीक है। तो हमने इसको ज़रा भी नहीं देखना, क्योंकि हमारे लिए जो है 6% कुछ भी नहीं है। एज कम ये उन लोगों के लिए 6% बहुत ज़्यादा है। एक तो जिस मुल्क में वो रहते हैं, वहाँ पे बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.5 या 1 या 2.0 तक हो, तो उनके लिए 6.0 जो है या 6.5 ये बहुत बड़ा रेट है। एक चीज़ ये है। दूसरा वो ये है कि वो लॉन्ग टर्म होल्डर होते हैं, और बहुत ज़्यादा फंड होता है, वो ट्रेड नहीं करते उस तरीके से। जैसे एक बंदे के पास 1-2 मिलियन डॉलर है, तो वो इसके ऊपर स्टेक करेगा तो उसको 6% भी अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन 1,000 के साथ आपको 6% का मतलब ये है कि साल बाद आपको 1,000 डॉलर पे $60 आ जाएंगे, तो वो किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं है। तो फ्लेक्सिबल सेविंग को के नीचे लॉन्च पूल है। लॉन्च पूल हर लिहाज से फायदेमंद है, बहुत सारे लिहाज से फायदेमंद है। एक तो उसकी वजह यह है कि इससे हम ट्रेड करने का एक ट्रिक भी सीखेंगे जल्दी अगले सेशन में, कि इससे हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आप पूछ रहे थे कि हम पंप एंड डंप कॉइन कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसमें ये एक चीज़, एक फैक्टर ये भी है, हम इससे जो है उस हवाले से थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये लॉन्च पूल वो है कि जहाँ पे जब कोई नया कॉइन बाइनेंस जो है वो लॉन्च करता है, ठीक है, जिसको ये सपोर्ट कर रहा होता है, उसको ये कुछ अरसे के लिए अपने लॉन्च पूल के ऊपर पहले अनाउंस करता है, ठीक है। अनाउंस करने के बाद यहाँ पे उसकी, अगर उसने स्टेकिंग या माइनिंग ये अलाउ की है, तो ये आपको देखना है कि वो कितने परसेंट आपको दे रहा है। और चूंकि ये फिक्स नहीं होता, ब्लॉकचेन के अंदर आप शेयर होल्डर होते हैं, लिहाजा इस लिहाज से ये परेशानी वाली बात नहीं है कि ये कोई इंटरेस्ट है। ये आपको माइनिंग या आप समझ लें स्टेकिंग का रिवार्ड मिलता है, जो आप ब्लॉकचेन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, या उनकी जो स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट जो उनको चाहिए होती है, वो एल्गोरिदम चलाने के लिए, या उनकी फंडिंग के लिए, या उनकी लिक्विडिटी के लिए वो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो आपको शेयर देते हैं। और वो शेयर जो है वो फिक्स होता है कि इतने मिलियन टोकन हम देंगे। वो जितने ज़्यादा जो है उसमें लोग आएंगे उतना आपको कम मिलेगा, जितने कम लोग आएंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। यानी उन्होंने एक फंड जो है वो एलोकेट कर दिया होता है कि इतने हमने इसमें रिवार्ड के तौर पे देने हैं। ये वो रिवार्ड है जो लॉन्च होने से पहले टोकन आपको मिलता है, ठीक है। ये अब टीएलएम जो है ये टोकन लॉन्च हो रहा है, ये टोकन जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो इसको अभी लॉन्च होना है इसने 13 तारीख को। 13 तारीख को लॉन्च होने से पहले आपको ये टोकन यहाँ से मिल जाएगा। दो तरीके हैं, या तो आप BUSD जो है वो इसमें स्टेक कर सकते हैं, या BNB स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। BUSD उस सूरत में आप स्टेक करें जब आप समझते हैं कि मेरे पास जो है USDT पड़े हैं, आप उनको जस्ट BUSD में कन्वर्ट करें, वो सेम रेट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बड़ी माइनर सी फीस लगती है, वो थोड़ी सी, वो आप उसको दे के वो BUSD कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे स्टेक का बटन होता है, स्टेक करके यहाँ पे दबा देते हैं कि इसमें स्टेक कर देते हैं जितने आपको जो है करने होते हैं। BUSD करने का मतलब ये है कि ये स्टेबल कॉइन है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे कॉइन को करें जिसकी कॉइन की कम से कम वैल्यू कम ना हो, तो आप BUSD को स्टेक करते हैं। यह एक दूसरा ऑप्शन होता है BNB। अमूमन BNB में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा यानी स्टेकिंग की सम टाइम जो है वो आपको मिल जाती है, एक कह लें रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए BNB जो है वो अगर आपके पास थोड़ी सी मिकदार में है तो उन्हें कभी भी सेल ना करें। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये स्टेकिंग वगैरह का जब भी मामला आएगा तो इसमें BNB हमेशा हमेशा इसमें मौजूद होगा,
एक चीज उसका, यानी चूंकि बाइनेंस का अपना कॉइन है ना, तो वो इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी भी देंगे, और उसका यूज केस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बन चुका है। अब तो बाइनेंस से बाहर इसका जो है वो बन चुका है, पूरे का पूरा एक यूज केस बन चुका है। तो इसलिए इसको आप सेल नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा जब हम ट्रस्ट वॉलेट को यूज करके पैनकेक स्वैप के ऊपर अपनी कोई ट्रेडिंग करेंगे, तो उसके लिए भी आपको बीएनबी चाहिए होते हैं। तो लिहाजा बीएनबी अगर आपके पास कहीं पड़े हैं तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, एक अच्छा कॉइन है, और ये अच्छी खासी प्राइस इसकी बढ़ भी सकती है, पहले ही बहुत ज्यादा खैर हो चुकी है, इसको डिप में जरूर बाई कर लिया करें। तो यहाँ पे आप आते हैं स्टेक नाउ, ठीक है। यहाँ पे स्टेक नाउ करते हैं, ये उन्होंने टोटल लिखा होता है कि कितने रिवार्ड देंगे। 120 मिलियन जो है बीएनबी पूल में, 120 मिलियन का रिवार्ड उन्होंने रखा हुआ है। कितने लोग हैं जो आप कितने आज उन्होंने कितना रिवार्ड दिया है, 10 मिलियन का रिवार्ड दिया उन्होंने। 10 मिलियन टीएलएम जो डेली बेस पे है ना, 10 मिलियन के करीब अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितने बीएनबी अभी तक स्टेक हो चुके हैं, 15 मिलियन। तो इसको आप तकसीम कर लेंगे कि 15 मिलियन को इस पे जब आप तकसीम करें तो आपको पता चल जाएगा कि एक बीएनबी पे तकरीबन 0.75 टीएलएम आपको मिल जाता है पर डे, ठीक है। डेली बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि आपके 15 मिलियन यहाँ पे बीएनबी है, तो यहाँ पे 10 मिलियन दे रहे हैं, तो तकरीबन 50% ज्यादा है, तो वो 75% के करीब जो है वो आपको मिल जाते हैं, यानी 0.75 आपको बीएनबी मिल जाए, सॉरी टीएलएम मिलेगा एक बीएनबी स्टेक करने पे। मेरे पास कुछ इजाफी बीएनबी यहाँ पड़े हुए थे, दो, मैंने उनको स्टेक कर लिया, ठीक है यहाँ पे। तो अगर आपने और इसको ये फिक्स नहीं होते, यहाँ रिडीम है, इसको बटन दबाएंगे और ये वापस आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं जो पहले किए हैं। अगर आपने इसमें इसको बढ़ाना है, आपने कुछ और बीएनबी करने हैं, यहाँ पे स्टेक का बटन है, स्टेक करें और उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है कि कितने टीएलएम आपको मिल चुके हैं। आप ये देखें कि अभी तक मैंने अनक्लेम्ड रिवार्ड जो है वो इतना है, और मैंने जो रिसीव कर लिया है वो क्लेम इतना है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए अभी तक जो है वो क्लेम नहीं किया था, ये मैं भी आपके सामने क्लेम करने लगा हूँ। ये 1.5 मुझे कल से लेके अब तक मिल चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 0.75 आपको पर बीएनबी टीएलएम मिलते हैं, ठीक है। तो ये कल ज्यादा मिल रहे थे, कल एक पे एक मिल रहा था, लेकिन चूंकि अभी वो बीएनबी ज्यादा लोगों ने स्टेक कर लिए, और ज्यादा लोग जो है उसको स्टे कर चुके हैं, ज्यादा लोग इसमें आ गए हैं, तो हमारा रिवार्ड भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उनके पास 10 मिलियन ही है। उन्होंने 10 मिलियन ही टीएलएम देने हैं पर डे, जो उन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे जितने बीएनबी, अगर ये 20 मिलियन बीएनबी हो जाएंगे तो हमें फिर 0.5 मिला करेगा, यानी आधा टीएलएम मिलेगा एक बीएनबी के बदले। चलिए खैर, अभी 1.5 मिला मुझे एक दिन में, दो बीएनबी के बदले, ठीक है। ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो ये क्लेम उसी वक्त क्लेम हो जाएगा, और आपके पास यहाँ देखिए आ जाएंगे, ये आपके वॉलेट में चले गए। यहाँ पे लिख लिए, ये आप लिखा हुआ सामने आ रहा है कि 5.13, ये 2 दिन पहले मैंने सिर्फ किए थे। पहले चूंकि जरा ज्यादा इसकी परसेंटेज आपको मिल रही थी, अभी थोड़ी सी जरा कम मिल रही है, लेकिन बहरहाल 5 टीएलएम मुझे मिल चुके हैं। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि टीएलएम जो है ये अभी लॉन्च नहीं हुआ बाइनेंस के ऊपर, ये एलियन वर्ल्ड लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है। और अभी फार्मिंग चल रही है इसकी। फार्मिंग, आईएफओ क्या होता है, आईडीओ आईडीओ क्या होता है, आईसीओ क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट अपने, जब हम डी फाई के ऊपर जाएंगे। तो लेकिन फिलहाल ये हम काम की बात करते हैं जिससे हमें बरह रास्त फायदा हो, हम थ्योरी को साथ साथ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखें 5.1 टीएलएम मुझे मिल गई, हालांकि मेरे पास सिर्फ, मैंने यहाँ पे बाकी जो वॉलेट से निकाले, मेरे पास इस वॉलेट में सिर्फ 2 बीएनबी पड़े थे, तो मैंने यहाँ पे स्टेक कर लिए। तो इसका फायदा ये होता है कि आप किसी करेंसी को लॉन्ग जो है लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से भी फायदा ले सकते हैं उसके साथ साथ। यानी मैंने अभी बीएनबी नहीं बेचने, तो मुझे ये टीएलएम मिल गई। अब टीएलएम की जो प्राइस है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि टीएलएम की जो प्राइस है वो क्या चल रही है। टीएलएम अभी लॉन्च नहीं हुआ, वो जो है आप इसकी प्राइस, अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, इसकी जो प्राइस है वो 6 के करीब पहुंच गई थी, $6। यहाँ पे देखें टीएलएम, ये सिर्फ फाइनेंस के ऊपर नहीं है लेकिन और एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है। देखिए $6 के करीब है इसकी प्राइस अभी। तो ये बात अभी जब 13 तारीख को इस पे लॉन्च होगा,
तो उस वक़्त इसकी प्राइस ऊपर जाने का जो है इम्कान है, वक़्ती तौर पे ऊपर जाने का इम्कान है, और उस वक़्त आप इसको सेल भी कर सकते हैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। चूँकि बायनेंस आमतौर पे जो आपके पास ये जो लॉन्च करेगा, जो भी कॉइन लॉन्च करेगा, उसके बारे में एक चीज़ तो कम से कम जो है वो आपको समझ लेनी चाहिए कि जो बायनेंस वगैरह या बड़ी एक्सचेंजेस लॉन्च करती हैं, तो वो पूरा उसको उसके प्रोजेक्ट को चेक करने के बाद और सारी चीज़ें देखने के बाद लॉन्च करती हैं। तो इसलिए टीएलएम के बारे में ये कि ये एटलीस्ट स्कैम नहीं होगा, और इसके प्रोजेक्ट जो है वो एक कोई यूटिलिटी होगी जिसको या फिर इसका कोई यूज़ केस होगा, इस वजह से इसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं कि क्या इसका मकसद क्या है। क्या इसका मैंने वाइट पेपर नहीं पढ़ा, अभी इतना वक्त नहीं था, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे इनका सारे का सारा जो डेटा अवेलेबल है कि ये किस मकसद के लिए इनका ये ईथर स्कैन यानी इथीरियम, ये ERC-20 टोकन है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जहाँ पे ईथर स्कैन भी लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये ईथर इथीरियम का जो है वो ये ERC-20 आपका टोकन होता है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये यूज़ करेंगे हम जब यूज़ करेंगे हम मेटामास्क के साथ, ठीक है। मेटामास्क के साथ जब हम डीफाई की ट्रेड लेंगे तो तब हम ये हमें काम आएगी चीज़ें। तो ये साथ साथ जो है हम चीज़ों को इसलिए देख रहे हैं ताकि जब हम डीफाई की तरफ जाएं प्रॉपरली, तो हमारे पास एक तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का एक्सपीरियंस हो, हमारे पास जो स्टेकिंग का पता हो हमें, उसके बाद हम किस तरीके के साथ थोड़ी बहुत रिसर्च, बेसिक रिसर्च का पता हो, थोड़ी बहुत ब्लॉकचेन का पता हो। तो इस तरह की 4 5 6 चीज़ें जो है मिला के कम से कम थोड़ी सी आपको ये है कि आप खुद अपने तौर पे कोई ना कोई चीज़ को जज कर सकते हैं, एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं, और आप स्कैम होने से बच सकते हैं। तो ये स्टेकिंग का जो दौरानिया होता है वो इन्होंने खुद लिखा होता है। अगर आप किसी भी जगह पे भी जाएंगे स्टेकिंग के लिए बाइनेंस के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर देखेंगे, तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि फार्मिंग पीरियड जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 30 डेज, ठीक है। 30 डेज के लिए ही है, कुछ 15 दिन के लिए होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप जितनी जल्दी अगर आप आ जाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। जैसे पहले दिनों में मुझे एक से ज्यादा मिल रहा था, एक से एक बीएनबी पे एक से ज्यादा टीएलएम मिल रहे थे, अभी 0.75 हो गए हैं। ये बीएनबी की तादाद बढ़ती रहेगी तो क्या होगा कि आपका जो यहाँ से शेयर है टीएलएम का, ये तकसीम होता है सिंपल, तो ये जो शेयर है वो कम होता जाएगा। तो आपने डेली जब आप देखते हैं तो इसको आपने ज़रूर देखना होता है कि बाइनेंस की जो न्यूज़ ऊपर चल रही होती है, बैनर्स चल रहे होते हैं, उनको आपने देखना होता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं। और मजीद हम नेक्स्ट ये भी सीखेंगे कि नए प्रोजेक्ट के साथ जो है वो हम किस तरीके से उस कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज़ करके उससे भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। बाइनेंस सबसे बड़ी एक्सचेंज है किसी भी टोकन के लिए या किसी भी करेंसी के लिए, किसी भी आपके पास कॉइन के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी बात बुनियादी तौर पे यही होती है कि बाइनेंस के ऊपर हम लिस्ट हो जाएं। बाइनेंस के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग का ना, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा मोटा कॉइन भी 20 25 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हो जाती है। और बड़ी से बड़ी जो दूसरी एक्सचेंजेस को अगर आप देखें, वहाँ पे अक्सर जो है वो 1 मिलियन 2 मिलियन या लेस देन 1 मिलियन ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है अक्सर के ऊपर, ठीक है। तो लॉन्च पूल के ऊपर जो है मल्टीपल टोकन्स आपको मिलेंगे। सम टाइम डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो आपको यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो आपको टाइम भी बता रहा होगा कब और किस वक्त किस दिन कितने बजे किस टाइम जोन के मुताबिक जो है हम इसको लिस्ट करेंगे। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी जो है ना वो हाइप आती है। तो मैं फिलहाल आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि फौरन उसको उस पर ट्रेड नहीं लेनी, फार्मिंग कर लेनी है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, आपने अपने पहले से टोकन ले रखे हैं, उसमें पैसे नहीं लगाने। वो इसलिए नहीं लगाने होते कि वो सिर्फ 1 2 मिनट तक उसकी प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ी स्पाइक आती है और उसके बाद वो प्राइस गिर जाती है। तो उस पर थोड़ा सा आप जो है वो डिप का वेट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं, या एक और ऑप्शन होती है जिसपे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ऑप्शन ये होती है कि आप यहाँ से जब रिसर्च करते हैं कि कौन सा टोकन या कौन सी नया प्रोजेक्ट या कौन सा कॉइन जो है वो नया भी है जो लॉन्च हो रहा है इस पे, ठीक है, बाइनेंस के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं जैसे टीएलएम है ना, मैंने भी खोला था यहाँ पे टीएलएम, ये देखिए टीएलएम जो है किस किस एक्सचेंज के ऊपर है। ये एक बड़ी प्रो टिप है जो आमतौर पे बड़े अच्छे तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये एक्सचेंजेस कौन कौन सी हैं जी, जिसके ऊपर पहले से ये लिस्ट है, एम एक्स सी है और ये हु डॉट कॉम है। एम एक्स सी एक बड़ी पॉपुलर एक्सचेंज है,
ठीक है। एमएक्सी एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। एमएक्सी एक्सचेंज के ऊपर आप जाके टीएलएम उस दिन खरीद लें जिस दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, उसी वक्त खरीद लें। और जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ जाए तो आप क्या करें कि उसको सेल करके निकलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सीन में क्या हुआ है। ये 7 दिन का चार्ट है, ठीक है। 7 दिन के चार्ट के अंदर जरा आप देखें कि ये जब अनाउंस हुआ कि हम बाइनेंस पे लिस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त इसकी प्राइस 1.65 थी, 7 अप्रैल को, 4 दिन पहले, ठीक है। बाइनेंस एक बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन है ना, तो बाइनेंस के ऊपर हम लिस्ट कर रहे हैं, 1.65 का था 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल से लेके अब तक ये 6.74 तक चला गया, और अभी मुझे लगता है कि ये 10 तक जाएगा, क्योंकि मैंने इसको भी सेल नहीं किया, ठीक है। तो मैंने 10 का ऑर्डर लगाया हुआ है, 10 तक मुझे लगता है जाएगा। तो लेकिन बात फिर वही है कि मैंने बहुत नीचे बाइंग की हुई है, तो मुझे अगर यहाँ पे भी बेचना पड़ जाए तो मुझे मसला नहीं है। आप अभी एंटर ना ही हो तो बेटर है। अगर आपके पास आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन आपके एमएक्सी पे अकाउंट होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि कम से कम 5 से 6 एक्सचेंजेस के ऊपर आपके अकाउंट रेडी होने चाहिए, ताकि इस तरह का कोई मामला है तो आप देख लें कि यहाँ से देखें ना कि आप किस किस एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस एक्सचेंज के ऊपर जाके आप अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, बना के और उसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी बात कि हम जो है ये स्टेकिंग क्या होती है, और स्टेकिंग स्टेकिंग को हम किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि जब हम कोई कॉइन की प्राइस को देख रहे होते हैं तो प्राइस को किस तरह जज करते हैं, क्या होगा, कितनी प्राइस इस वक्त है, डंप आएगा या पंप आएगा। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ याद रखने वाली है कि क्रिप्टो जो है वो 3 चीज़ों से मिलके चलती है। बुनियादी तौर पे सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स ये होते हैं कि ये एलियन नेट वर्ल्ड है, ये टीएलएम टोकन है, इसका वाइट पेपर आपने पढ़ा है, इसका यूज केसेस क्या है, इसके टोकनॉमिक्स क्या है, इसकी वास्टिंग स्केड्यूल क्या है, इसका जो टीम इसके पीछे वो कौन सी है, किस ब्लॉकचेन को यूज करके इसका किस मकसद के लिए ये जो है हम ये लॉन्च हुआ है, ये कौन सा जो है प्रॉब्लम ब्लॉकचेन की वो हल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल्स। इसको सीखने के लिए ये टाइम टेकिंग भी है। और जी मैं दोबारा इसमें मैं पॉज कर रहा हूँ स्क्रीन को, मैं दोबारा बात कर लेता हूँ इसके ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर। मैंने कहा कि क्रिप्टो जिन चीज़ों से मिलके या जिन चीज़ों की हेल्प से आप एनालिसिस कर सकते हैं ना, वो 3 है बुनियादी तौर पे। वो एक तो ये है कि फंडामेंटल्स, उसके फंडामेंटल्स बुनियादी तौर पे क्या होता है। फंडामेंटल ये होता है कि आ, जो आपका जो कॉइन है या कोई टोकन है या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके आपने वाइट पेपर को पढ़ा, उसके बारे में आपको एनालिसिस है, आपको ब्लॉकचेन, आपको ये पता है कि वो ब्लॉक किस ब्लॉकचेन पे आ रहा है, वो किस पर्पस के लिए आ रहा है, क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या उसका यूज केस है, या किस मकसद या प्रॉब्लम को हल करने आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही एक चीज ऑलरेडी मौजूद है, दूसरी भी आ रही है, तीसरी भी आ रही है, तो उसको मतलब कोई यूज केस डिफरेंट होना चाहिए, मकसद होना चाहिए ना उसका। तो वो सारी चीज़ों का अगर आपको पता है और आपने एनालिसिस किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके फंडामेंटल्स को जानते हैं। फंडामेंटल्स को जानने के लिए एक बड़ी लॉन्ग ट्रेनिंग चाहिए होती है, और मतलब उसके ऊपर जो है वो आप समझ लें कि टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, आपको ब्लॉकचेन का पता होना चाहिए, सिर्फ ब्लॉकचेन का नहीं बल्कि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का पता होना चाहिए, एग्जिस्टिंग जो मामला चल रहे हैं उनका पता होना चाहिए। और ये आस्ता आस्ता आपको मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। आप यूट्यूब से सीखते हैं, आप टाइम 1 डेढ़ 2 साल लगा लेते हैं, ठीक है। और जिस तरह इस वक्त हम ग्रुप के अंदर ये चीज़ें सिखा रहे हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर हमारा टेक्निकल तकरीबन मुकम्मल होने वाली ये चीज़ें, तो हम फंडामेंटल के ऊपर उसके बाद आने वाले हैं। तो उसमें ये होता है कि फंडामेंटल्स के बाद जो है वो आपको एक बुनियादी अंदाजा हो जाता है कि प्रोजेक्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये लेजिट है, और इसके पीछे जो टीम है, बुनियादी तौर पर टीम बड़ी मैटर करती है। जो टीम है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई शख्स गेविन वुड की बात करता है, तो डॉट जो है, पोल्का डॉट प्रोजेक्ट, गेविन वुड ने जब इसको लॉन्च किया, या इसका फाउंडर है वो, तो गेविन वुड के बारे में पता होना चाहिए कि इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और दीगर सारी जो चीज़ें हैं जिस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, सॉलिडिटी, वो लैंग्वेज बेसिकली उसने जो है वो इजाद की है। तो इस तरीके के, इस तरह के बड़े नाम जो होते हैं, इस तरह चार्ल्स हस्किंसन जो है, जो कार्डानो का है,
या विटालिक जो इथेरियम वाला है, ये सारे इथेरियम के ग्रुप में शामिल थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ों का आपको कुछ ना कुछ अंदाजा साथ साथ होता रहता है। एक दिन में ना सीखा जाता है और ना ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये आस्ता आस्ता आपको अंदाजा होता है कि ये लोग क्या थे, क्या हो रहे हैं, क्या मामला है। और इस तरह ही ये फंडामेंटल्स हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखना चाहिए भी। और अगर आप लॉन्ग रन के लिए क्रिप्टो में हैं, और क्रिप्टो में जब एक दफ़ा आ गए हैं, तो मेरे ख्याल है लॉन्ग रन के लिए ही आना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ आ जाती है टेक्निकल। क्रिप्टो मैंने बताया कि तीन चीज़ों से मिलकर चलती है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं कि चार्ट की बुनियाद पे, चार्ट एनालिसिस यानी चार्ट के अंदर जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो किस बुनियाद पे हो रही है, वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, उसको हम किस तरह जज कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक गिरेगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक वो जो है इसके जाके रेजिस्टेंस बनती है, कहाँ इसकी सपोर्ट है, और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, और इसका ट्रेंड क्या बन रहा है। ठीक है, किस चैनल के अंदर इस वक्त किस जोन में है, बाइंग जोन में है, सेलिंग जोन में है, या फिर आप ये कह लें कि ये इस वक्त जो है किस ट्रेंड में है, जैसे बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है, कंसोलिडेटिंग जोन में है, और किस वक्त आपको एंट्री लेनी है। इसके अलावा आपने स्कैल्पिंग कैसे करनी है। ठीक है, जैसे स्कैल्पिंग के लिए किसी ने क्वेश्चन मुझे भेजा था कि स्कैल्पिंग के लिए क्या जरूरी होता है। स्कैल्पिंग के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है, उसके लिए फंडामेंटल नहीं चाहिए होते आपको, स्ट्रॉन्ग आपकी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए आपको। और आपको साथ आपको हेल्प मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी की थोड़ी सी। और जिस कॉइन में आप कर रहे हैं उसमें आपको वो उस जोन में होना चाहिए जिसको हम कंसोलिडेटिंग जोन में कहते हैं। वो उस वक्त जो है वो एक पैटर्न बना रहा हो। ठीक है, एक खास जोन के अंदर मूव कर रहा हो। ठीक है, वो अपर ट्रेंड में ना हो, बुलिश ट्रेंड में जो है वो ज्यादा ना हो। बुलिश ट्रेंड में तो आप प्रॉफिट लें, बेयरिश ट्रेंड में है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ रुक जाए। लेकिन अगर वो कंसोलिडेटिंग जोन में है तो तब स्कॉल्पिंग होती है। तो स्कॉल्पिंग आमतौर पर 5 मिनट के चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, और 10 मिनट का चार्ट यूज होता है, 15 मिनट का सॉरी चार्ट यूज होता है। स्कैल्पिंग कहते किसे हैं? बेसिकली स्कैल्पिंग ये होती है कि आप थोड़ी सी प्राइस 1% 2% के लिए, प्रॉफिट के लिए एक बड़ी लेवरेज के साथ या बड़ी अमाउंट के साथ एंटर होते हैं। ठीक है, और जैसे आप फर्ज कर लें $100 है आपके पास, जो छोटी सी अमाउंट है निस्बतन, अगर आप बड़ी उसके कंपेयर करें तो, लेकिन फिर भी 100 की एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 के साथ एंटर होते हैं, और जैसे ही प्राइस 102 तक पहुंचती है आप बेच के बाहर निकल आते हैं 2%। इस तरह ही आप 5-7 दफा ऐसी ट्रेड लेते हैं दिन में, जिससे आप 10%, 12%, 5%, 6% ले लेते हैं। इसको हम स्कॉल्पिंग कहते हैं। अगर इसके साथ लेवरेज ले लें आप, तो वो और ज्यादा प्रॉफिट मिल जाती है आपको। लेवरेज यानी हाई लेवरेज लेते हैं, फिर 100 के साथ $100 है आपके पास, तो आप 20x की, 30x की, 40, 50, 100x की लेवरेज लेते हैं, वो 10,000 बनता है। वो जैसे ही 1% भी प्राइस मूव होती है तो आपको $100 के साथ बाजू का $200 मिल भी जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल एनालिसिस की जो आपकी स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। आपको चार्ट एनालिसिस आना चाहिए, आपको कैंडल स्टिक में मास्टरिंग, आपकी मास्टर्स लेवल की आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है ट्रेंड को समझते हो, मल्टीपल आरएसआई जोन को आरएसआई को समझते हो, आरएसआई की पोजीशन को समझते हो। उसके बाद आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छा खासा पता हो। लाइक इस तरीके से 5-7 जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। तो ये अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए स्कैल्पिंग आसान होती है। डे ट्रेडर जो होते हैं आमतौर पे स्कैल्पिंग करते हैं। रिस्क भी है, लेकिन ये है कि प्रॉफिट डेली बेस पे आप 20-25% ले रहे होते हैं, और 20-25% लेते लेते आपकी एक अच्छी खासी जो है अमाउंट बन जाती है। तीसरी जो चीज़ जिसपे चलती है क्रिप्टो फिलहाल, जो क्रिप्टो फिलहाल जो तीसरी चीज़ है उस वो है न्यूज़। क्योंकि क्रिप्टो इस वक्त बहुत सारी जगहों पे प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने उस तरीके से जो है इसके ऊपर लॉ और दीगर सारी चीज़ें नहीं दी। तो इस वजह से इसमें जब बाज़-औक़ात एक न्यूज़ आती है तो बाज़-औक़ात डंप आ जाता है, या एक न्यूज़ आती है तो पंप आ जाता है। इलॉन मस्क ने पिछले दिनों में जिस तरह ट्वीट की, तो आपका अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड नज़र आया। इसी तरह ही जैसे ही थोड़े अरसे के बाद आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है इनकी यूएस की, उसने एक ट्वीट किया, तो उसके बाद एक अच्छा खासा डंप तकरीबन 40% का आपको फरवरी के आखिर में जो देखने को मिला था, उसमें एक वजह वो भी थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए वही स्ट्रेटेजी हमारी काम आती है ना यहाँ पे,
कि आपने 40% अपना यूएसडीटी में रखना होता है। जब आप यूएसडीटी में रखते हैं तो ऐसा डंप या ऐसी डिप की सिचुएशन के अंदर आप जो है वो बाय करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। जैसे ही प्राइस अपनी पहली पोजीशन पे भी वापस आए तो ना सिर्फ आप अपना फंड जो है वो रिकवर करते हैं बल्कि आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो हमेशा जो स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलते हैं तो आप गेन लेते हैं, अच्छा गेन लेते हैं, उसको कंपाउंडिंग करते हैं, उसकी 5% की, 10% की, 10-15% की महाना लेके उसकी कंपाउंडिंग करते हैं। जो पूरे एक जो 4-5-6 महीने का आपके पास आप एक पीरियड मिलता है आपको बुलिश ट्रेंड का, या एक साल का अगर आपको मिल गया, अगर आप लकी हैं तो उस वक्त ये होता है कि फिर आपका जो 10-15-20% है ना, वो कंपाउंड हो के साल के आखिर में जो है वो तकरीबन 3x 4x 5x तक आपकी अमाउंट पहुंच जाती है बड़ी आसानी के साथ। अगर आपने $10,000 लगाया तो आप भी सोचें कि अगर वो 30-35-40 हज़ार डॉलर हो जाए तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। क्रिप्टो में तीन चीजें चलती हैं। मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा आपको फंडामेंटल, उसके बाद हम अक्सर ये कहा जाता है क्रिप्टो फंडामेंटल्स पे चलती है, लेकिन फंडामेंटल्स के साथ बाजुकात न्यूज़, न्यूज़ के साथ फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस। अब बात ये है कि तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ चलती हैं। पहली चीज़, फंडामेंटल कहाँ चलती है? फंडामेंटल चलती है जब आपने एक प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो फंडामेंटल इज अ मस्ट। वो फंडामेंटल के बगैर आप कभी भी नहीं लें। आप ऐसा कॉइन होल्ड मत करें जिसके फंडामेंटली स्ट्रांग ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटली आडा, डॉट, लिंक, इथेरियम, बिटकॉइन, ये सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। इसके अलावा भी सोलाना है, इसके अलावा भी और बड़ी सारी करेंसीज हैं, नियो कॉइन है, तो वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उनको अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो लेस चांसेस हैं कि वो डंप करके दोबारा वापस ही ना आए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा वॉल्यूम, बहुत बड़ी पार्टनरशिप चल रही होती है। एक चीज़ ये है, फंडामेंटल यहाँ पे आपको बुनियादी काम आते हैं। दूसरा, जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं होता, वो एक ट्रेंड के लिए होता है। एक न्यूज आ जाए ना, एक न्यूज, तो आपके सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं। एक न्यूज आए, अब देखें पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है, एकदम आपका 40% डंप आ रहा है या एकदम पंप आ रहा है, उसमें कौन सा टेक्निकल एनालिसिस? कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, जो भी दावे करता है गलत करता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का काम सिर्फ इतना होता है कि जब ट्रेंड चल रहा है ना, कोई ट्रेंड चलने से मुराद ये है कि बीटीसी स्टेबल है और अभी मार्केट रिकवर हुई है, तो आप तब देखते हैं कि पैटर्न क्या बन रहे हैं। तो आप वो खास ट्रेंड के अंदर जो है एंट्री लेके एग्जिट हो जाते हैं। और ये आपके टेक्निकल एनालिसिस एक और जगह पे काम आते हैं, वो ये होता है कि आपने बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या बन सकता है और एग्जिट पॉइंट क्या बन सकता है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लेके रख लें और बार बार प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, और आप उससे फायदा हासिल नहीं कर पा रहे, आप सोचते भी और ऊपर जाएगी, वो फिर नीचे आ जाती है। आप सोचते हैं कि इसको ऊपर जाने दो, वो ऊपर जाती है। फिर आप सोचते हैं और ऊपर जाएगी, वो नीचे आ जाती है। अब वह पैनिक सेलिंग होती है या पैनिक बाइंग होती है। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको इन चीजों से थोड़ा सा मना, मतलब आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डिटेल में बात कि फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल्स क्या है। ये इतनी लंबी बात करने का प्लान तो नहीं था, लेकिन बहरहाल जो है हमारी आज की जो इसमें इम्पोर्टेंट भी था मेरे ख्याल से ये टॉपिक। अब क्रिप्टो लॉ पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं, ये बड़ा शॉर्ट सा मैं आज डिस्कस करूंगा 2 मिनट में। क्रिप्टो लॉ पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो है, हम पाकिस्तान के जो है पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो है वो रेगुलेटेड नहीं है। यानी पर्सनली अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो फिलहाल अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है या ऐसी कोई कुछ भी नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप इसको इलीगल कहें। और वैसे भी किसी को पता ही नहीं चल सकता कि आपके पास कितने, आपके ट्रस्ट वॉलेट में फंड पड़ा हुआ है, वो ट्रस्ट वॉलेट वालों को नहीं पता कि कितना पड़ा हुआ है, तो इनको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो एक तो ये है। लेकिन इसको एज ए एक्सचेंजर बेचना, खरीदना या इसकी उस तरीके से करना, वो थोड़ा सा मसला है, उससे अवॉइड करना चाहिए। ये हमारा लॉ पर्सपेक्टिव है, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, हमारे बैंक्स, हमारी जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चूंकि रेगुलेटेड नहीं है, लिहाजा वो आप उसको यूज़ करके इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसका अंदर जो फंड है फिर वो थोड़ी देर लॉन्ग टर्म के लिए रखें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रेगुलेटेड हो। और अगर आप फंड कम से कम 1 साल के लिए लगाते हैं तो गेन भी फिर ज्यादा मजे का आता है आपको। ठीक है, और दूसरा जो ये हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे भी किसी को आपस में बाय एंड सेल चाहिए हो, तो एटलीस्ट थ्रू एडमिन जो है वो एक ट्रस्ट का एक ब्रिज बना के हम जो है वो यूज कर सकते हैं।
ये एक इसका कम्युनिटी बनाने का ये फायदा होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा टॉपिक है जी लेजेट वर्सेस स्कैम, कि कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है स्कैम हो सकता है। तो इसके लिए जो बुनियादी चंद एक चीजें हैं, एक तो है फंडामेंटल्स, उसको आप थोड़ा टाइम लगता है, फंडामेंटल सीखने में टाइम लगता है। और उसको बाज़-औक़ात जो है ये यानी उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो मेरा ख्याल है कम से कम, एक तो नॉन टेक्निकल बंदे के लिए तो मुश्किल है, वैसी मुश्किल है। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम में भी नहीं सीख सकता अगर उसका सीएस का बैकग्राउंड नहीं है, ब्लॉकचेन को नहीं समझता, फाइनेंस को नहीं समझता या दीगर इस तरह की चीज़ों को नहीं समझता, तो उसके लिए वैसे ही मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो आपको एक इनसेन रिटर्न दे रही है ना चीज़, आपकी समझ नहीं आ रही कि भई ये कहाँ से दे रही है। अगर तो उसका जिस तरह ये आप समझे ना कि ये टीएलएम वाले या ये आपको बाइनेंस वाले ये डेली का एक टोकन क्यों दे रहे हैं? इस वजह से दे रहे हैं कि इनके पास बिलियंस ऑफ टोकन्स हैं, उसमें 120 मिलियन इन्होंने यहाँ के लिए रख लिए हैं। और इसके अलावा इनको फ़ायदा ये है कि इतना बड़ा इनको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो ये उसके लिए आप समझ लें कि स्टेकिंग और दीगर सारी चीज़ों और फार्मिंग के अंदर यूज़ करके जो है वो आपको रिवार्ड मिल रहा है। रिवार्ड भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं 2 बीएनबी यहाँ पे स्टेक किए हुए हैं और मुझे जो है वो यहाँ पे 50 डेली के मिल रहे हैं, उतने के बीएनबी नहीं है जितने के टीएलएम मिल रहे हैं। तो यहाँ समझ आती है कि ये काम चलता है, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे आपको इस तरीके से कोई ऐसी वेबसाइट मिले जो आपको इंसेन रिवार्ड दे रही है, जो आपको कहे जी मैं 20% महाना आपके फंड पे दे रही हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता भाई। तो उसको आप थोड़ी सी शक की नज़र से देखें, स्कैम समझें। दूसरा ये है कि कोई शख्स आपको क्रिप्टो के बारे में बड़े से बड़ा एक्सपर्ट आपको कहे कि आप मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दें और मैं आपको इतने परसेंट जो है वो दूंगा, तो मेरे भाई ये इम्पॉसिबल है। ये आपको बिल गेट्स भी नहीं दे सकता कि कितने परसेंट, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो आपको डबल करके दे दे, हो सकता है कि वो आपको वो लॉस में चला जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं है। अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप किसी के साथ मिलके किसी की रहनुमाई में चल के आराम आराम से लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। इसका आसान हल ये है कि जब तक आप सीख रहे हैं तो आप वो कॉइन उठाएं जिन कॉइन के बारे में आपको पता है कि लॉन्ग रन में अच्छे हैं, जैसे बीएनबी है, डॉट है, एडीए है, लिंक है, आपके पास नियो कॉइन है, आपके पास सोलाना है, आपके पास केक है। ये सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो मैं बाद में शेयर भी कर दूंगा। ये कॉइन ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये कम से कम अगर कोई 10 गुना नहीं भी होंगे ना आपसे, तो एटलीस्ट डबल ट्रिपल हो ही जाएंगे। और अगर ये भी नहीं होंगे तो कम से कम ये जीरो नहीं होंगे, आपकी जो वो सेव रहेगी आपकी मनी। तो जब तक सीख रहे हैं तब तक इसमें इन्वेस्ट कर दें, जब सीख लें उसके बाद फिर जो है वो थोड़े बहुत इधर उधर से रिस्क लेना शुरू कर दें। तो ये है इसकी बुनियादी तौर पर स्ट्रेटेजी। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है, ये इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस जो है हमने की है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि ये कितना जो है हेल्पफुल रहा आपके लिए। अभी एक जो मैं सवालात के जवाब भी दूंगा बाद में, तो इससे पहले एक और चीज़ है कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, 1 मिनट इस पर बात कर लेते हैं। फ़ायदे और नुकसान ये है कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो इतना रिटर्न देता है आपको। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो इतना रिटर्न देता है। दूसरी चीज़, ना ही कोई ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, ना ही कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जो इतना रिटर्न आपको देता है जितना आपको इस वक्त क्रिप्टो में है, और ख़ासतौर पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि सारे लोग जो हैं वो पैसा कमाने के लिए बहुत सी जॉब्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का 2021 में अभी हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा निस्बतन आसान या जल्दी सीख के करने वाला जो सोर्स है वो सिर्फ क्रिप्टो है। थोड़े दिन के लिए, थोड़े अरसे के लिए भी इसका ट्रेंड और चलेगा, हो सकता है सितंबर तक चले, अक्टूबर तक चले, ठीक है। तो उस वक्त जो है, उस वक्त तक इससे ज़्यादा प्रॉफिट किसी में नहीं है, लेकिन लोग हमारे सीरियस नहीं है। तो पैसा कमा रहे हैं सारे, लेकिन पैसा कमाने का जो असल सोर्स है उसकी तरफ लोग नहीं आ रहे और ना ही लोगों को पता है। तो ये उनकी अपनी खैर मर्जी है। तो ये है जिसके, ये इसके फायदे हैं कि इससे ज़्यादा पैसे किसी में नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग और फ्यूचर है बुनियादी तौर पे आपकी क्रिप्टो करेंसी। दूसरा आपके बाद जो इसके अलावा जो है इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि चूंकि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, तो ये सारी मार्केट जो है बाय एंड सेल पे चलती है और लालच पे चलती है, फेयर पे चलती है। ग्रीड एंड फेयर, क्रिप्टो की बुनियादी चीज़ें ज़हन में रखें कि क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड पे चलती है। लोग फोमो करते हैं, खरीदते हैं, प्राइस ऊपर जाती है, डर के बेचते हैं, प्राइस नीचे आती है। ये साइकी है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं ना, माइक्रो स्ट्रेटेजी है, ग्रे स्केल है या टेस्ला है, वो तो भाई वापस बेचने वाले नहीं है, ठीक है।
वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो शख्स 1 मिलियन से पहले जो है वो अगर कोई बेचता है तो वो रिग्रेट करेगा फ्यूचर में। ये उनके खैर बातें हैं। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं उन्होंने। माइक्रो स्ट्रेटेजी वाला कह रहा है कि बिटकॉइन बेचने के लिए नहीं है, ये आपकी प्रोफाइल है, ये आपकी बेसिकली फाइनेंशियल प्रोफाइल है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है। ये बेचने के लिए नहीं है, इसकी बेस पे आप जो है वो आपकी ये आपकी वर्थ है ये। ठीक है, ये बेचने के लिए नहीं है, इसकी बुनियाद पे आप बाकी काम किया करेंगे। ये एक दफा किसी ले लें उसके बाद बेचने नहीं होते, वो तो ये कहते हैं। तो ये बुनियादी बातें हैं कि जो है इसके नुकसान ये है कि इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, फियर एंड ग्रीड पे मार्केट चलती है, पैनिक सेलिंग होती है, नए इन्वेस्टर आते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, और थोड़े थोड़े उनको सीखा होता है। क्योंकि देखिए फॉरेक्स में और उसमें स्टॉक में कोई नो मोज नहीं घुसता, सारे सीख के अच्छा खासा टाइम लगा के आते हैं। इसके अंदर हर दूसरा बंदा घुस जाता है। उसकी वजह यह है कि बड़ा आसान नजर आता है, क्लिक करना है, पैसे कमा लेने, तो इसलिए वो गलतियां भी वो ज्यादा करते हैं। तो इसलिए इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर पैसा डूब भी सकता है। हाई रिस्क के साथ हाई रिवार्ड, ये एक रेशो है। तो जितना हाई रिस्क है उतना हाई रिवार्ड मिलेगा। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है, आज का सेशन खत्म होता है। उम्मीद है कि मैंने 3 ये सेशन जो हमने पिछले किए हैं, इनमें हमने बेसिक से लेके किसी हद तक एडवांस लेवल पे हमने काफ़ी बातें की। और जितना मैं 3 दिन में कवर कर सकता था इस पूरे टॉपिक को, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ये है कि हमारे जो रेगुलर सेशंस हैं जो एडवांस लेवल के पहले से चल रहे हैं, आप जिन लोगों ने वो नहीं लिए वो किसी हद तक तैयार हो गए हैं, 50% 60% तैयार हो गए हैं। अब वो ज्वाइन कर सकते हैं उन सेशंस को। वो फिर बाद में हम उनको बैलेंस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब हम अपने उन सेशंस की तरफ चलेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट जो वीक है या इस वीक के दौरान हम एक रमज़ान आ रहा है उसके दरमियान जो प्लान करेंगे टाइम वगैरह का, तो उसमें जो है आपको आप शरीक हो। और वो हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वहाँ पे हम कुछ एडवांस लेवल पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। अब फंडामेंटल भी शुरू होना है वहाँ पे। तो फंडामेंटल जो देखेंगे, डार्क वेब पे बात करेंगे। और डार्क वेब का सेशन जो है वो हो सकता है विद इन अ मंथ जो है वो हम प्लान कर रहे हैं। हो सकता है 2 सेशन हो, वो प्रैक्टिकल डार्क वेब का सेशन होगा। तो वो भी आप अटेंड करें। बहुत सारे कुछ आ रहा है फ्यूचर के अंदर। ब्लॉकचेन के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन 101 के नाम से। वो आपको जीरो से लेके जो है वो एंड तक जो जितनी ब्लॉकचेन पढ़ाई जा सकी या जितनी आसान अल्फाज में नॉन टेक्निकल बंदों को समझाई जा सकी, ठीक है, प्रोग्रामर्स के लिए नहीं, जितनी नॉन टेक्निकल बंदों को समझाई जा सकी, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से भी और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो होपफुली इस सेशन में आप पैसे भी इसके थ्रू कमाएं, और इस पूरे जो ये बुल रन चल रहा है, इस बुल रन में पैसे भी कमाएं और साथ साथ लर्निंग भी करें, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले बुल रन में पूरे तैयार होके जो है वो ज़्यादा गेन कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया। और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ी देर के लिए मौजूद हूँ। तो आप अपना हैंड रेस करें और हम इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन आंसर लेते हैं।